हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर एंड देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है। तो एक तो सबसे पहला चीज हम लोग फिजिक्स में भी इस चीज को पढ़ते हैं कि क्वांटिटी को जो है वो दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। एक होता है स्केलर क्वांटिटी और एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। जैसे कि सबसे पहले स्केलर के बारे में क्या चीज होता है, एक क्वांटिटी दैट हैज ए मैग्नीट्यूड ओनली। उसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा, उसको हम लोग स्केलर बोलते हैं। लाइक मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर। इन सब में देख रहे हैं कि सिर्फ इनके पास मास है। ठीक है, सॉरी, इन सभी के पास मैग्नीट्यूड है। अगर मास लेना चाहें तो क्या बोलेंगे, 1 kg, 1 kg, 2 kg। टाइम की बात करेंगे तो हम बोल सकते हैं 1 PM, 2 PM, इस तरह से। टेम्परेचर अगर करना है तो 30 डिग्री सेल्सियस या 45 डिग्री फ़ारेनहाइट, इस तरह से कुछ आएगा। ऐसे ही तो इन सब में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात हो रहा है, कहीं पर कोई डायरेक्शन का बात नहीं कर रहा है। तो इस तरह की क्वांटिटी जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करें, उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। ठीक इसी तरह से दूसरा जो आता है हम लोगों का पास, वो आ जाएगा वेक्टर। वेक्टर में सिर्फ इतना हो जाएगा कि उसके पर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आ जाना चाहिए। ठीक है। ए क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड वेक्टर। लाइक फोर्स। फोर्स जब भी बोलते हैं तो क्या तुम पढ़े होगे फिजिक्स में भी कि फोर्स का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो अपवर्ड लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है, कितने डिग्री के एंगल पे लग रहा है, सब दिख रहेगा। उसी तरह से वेलोसिटी देखो, यहाँ पर एक चीज नोटिस करना है, स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं है। लेकिन अगर डायरेक्शन के साथ अगर कोई चीज आ रहा है तो फिर वहां पर वेलोसिटी आ जाए। ठीक है। एक चीज पढ़े होगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों में अंतर होगा। ये डिस्प्लेसमेंट जो है इट इज ए वेक्टर, इस क्योंकि इसके पास अपना डायरेक्शन भी आ जाता है। लेकिन डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेगा। ठीक है। और उसी वजह से ही जब हम लोग वेलोसिटी बनाते हैं तो वेलोसिटी बेसिकली डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम रहता है, और जो स्पीड रहता है उसमें डायरेक्टली बोलते हैं डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस डिस्टेंस बाय टाइम करेंगे तो वो अपने आप में स्केलर बन जाता है। लेकिन वही चीज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम कर दें तो फिर वेलोसिटी बनेगा, और उस केस में वो फिर उसको हम लोग बोल रहे थे कि इसके पास अपना एक डायरेक्शन आ गया है, और डायरेक्शन आने की वजह से इसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। हम लोग को जो मैथ्स में यूज करना है, सिर्फ हम लोग को इसका एप्लीकेशन देखना है, हम लोग को ज्यादा डील नहीं करना है फिजिक्स वाले लैंग्वेज में। जहां जहां एप्लीकेशन आएगा वहां पर हम बताते चलेंगे। तो इसके आगे देखो। ठीक है। अब जो हम लोग यूज करेंगे उसमें क्या आएगा, ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड वेक्टर। यहाँ पर वेक्टर किस चीज को कहा गया है, जब हम लोग वेक्टर को मैथमेटिकली डिफाइन करना चाहेंगे तो हम लोग इन जनरल उसको एक लाइन के हेल्प से डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि वेक्टर के पास ऑलरेडी देखो मैग्नीट्यूड भी रहना चाहिए, डायरेक्शन भी रहना चाहिए। तो क्यों ना लाइन को ही इस्तेमाल कर लिया जाए। एक ऐसा लाइन सेगमेंट लेते हैं जिसके पास अपना एक डायरेक्शन रहेगा। ठीक है। मैग्नीट्यूड तो मान लो यहाँ से यहाँ तक इसका जो लेंथ है, वो लेंथ इसका मैग्नीट्यूड बन गया। अब रहा बात, इसको एक डायरेक्शन अगर उसी में दे दिया जाए, तब उस केस में यही चीज अपने आप में एक वेक्टर बन जाएगा। ठीक है। तो ध्यान रखना कि वेक्टर क्या है, एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट जो है उसी को ही हम लोग एज ए वेक्टर इन मैथमेटिक्स यूज कर लेते हैं। अब जब डायरेक्टेड लाइन की बात होगी तो फिर इसमें एक नोटिस करो कि इसका इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट भी होगा। मतलब एक लाइन को कहीं से अगर मान लो इस पॉइंट से शुरू करके यहां तक हम लेके चल रहे हैं तो इसका एक, ये जो स्टार्टिंग का पॉइंट हो गया इट इज द इनिशियल पॉइंट ए, एंड जहां पे ये एंड कर रहा है ये पॉइंट हो जाएगा ये बी, यानी कि टर्मिनल पॉइंट। दिस इज कॉल्ड द टर्मिनल पॉइंट एंड दिस इज कॉल्ड द इनिशियल पॉइंट। ठीक है। यहाँ पर देखो लाइन में भी दिखाया गया है फ्रॉम ए टू बी में। ध्यान रखना कि जब भी वेक्टर लिखा जाता है, जैसे यहाँ पर वेक्टर को डिनोट किससे किया है, इस तरह से ए बी और ऊपर में वेक्टर वाला एरो। ठीक है। यहाँ पर एक मीनिंग होगा, ए बी और बी ए, इन दोनों का अपना एक पर्पस है। ठीक है। जब भी डायरेक्शन दिया जाता है, किसी भी डायरेक्टेड लाइन की हम बात करेंगे, तो सबसे पहले उसका जो इनिशियल पॉइंट होता है उसको लिखा जाता है, और उसके ठीक आगे में जो टर्मिनल पॉइंट होता है उसको आगे लिख करके फिर इस तरह का लाइन दे देते हैं।
ठीक है। अगर लाइन ए बी लिखा हुआ है इट मीन्स ए से स्टार्ट होके बी की ओर वो चल रहा है, बी पर एंड हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर उसी जगह हम बी ए लिख रहे हैं इस तरह से, तो फिर क्या होगा, वो बी पॉइंट से शुरू होकर के ए पॉइंट पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि ए बी और बी ए दोनों मैग्नीट्यूड में सिर्फ सेम है, लेकिन उसका डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। अगर एक का डायरेक्शन इधर है, अगर ए बी हम ऐसे बता रहे हैं, तो बी ए जो होगा उसका डायरेक्शन कुछ इधर हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है। और उसके साथ साथ लेकिन दोनों का जो मैग्नीट्यूड रहेगा ए बी और बी ए वो बिल्कुल सेम रहेगा। तो जब भी मैग ये तो हो गया वेक्टर का साइन ए बी वाला, लेकिन अगर इसका मैग्नीट्यूड डिनोट करते हैं तो कुछ इस फॉर्म में, इस तरह से, ठीक है। लाइक अगर मान लो इसी ए बी वैक्टर को तुम ए से इंडिकेट कर रही है, तो उस केस में हम लोग लिखेंगे ए बी वैक्टर कैन बी रिप्रेजेंट एज ए के ऊपर में इस तरह से बात। हम लोग के पास दो तीन रास्ता रहेगा वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का। कुछ कुछ बुक्स में जो भी वेक्टर साइन रहता है उसको बिल्कुल डीप डार्क या बोल्ड लेटर की हेल्प से शो कर देता है, या फिर कहीं कहीं पर ऐसे होगा। हम लोग जो यूज करेंगे अपने एग्जाम और हमेशा ही, हम लोग कोई भी वेक्टर क्वांटिटी अगर लिखना चाहेंगे तो अल्फाबेट के ठीक ऊपर में इस तरह का वेक्टर वाला साइन लगा देना है, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट देखना, वेक्टर्स के कुछ टाइप्स भी आएंगे, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़े होंगे 11 क्लास में, जो वेक्टर हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ते हैं उसमें यूनिट वेक्टर किसको बोला जाता है, इक्वल वेक्टर कब होते हैं, जीरो वेक्टर या नॉन वेक्टर किसको कहा जाता है, इस तरह का चीज। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो बेसिक है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसको कहा जाएगा, एक ऐसा वेक्टर, देखो वेक्टर तो होना चाहिए पहला चीज, ठीक है। वेक्टर के पास अपना एक मैग्नीट्यूड भी होता है। अगर वो मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल हो जाए तब उस केस में हम इसको कहेंगे यूनिट वेक्टर। कोई भी वेक्टर हमारे पास दिया गया है इस तरह का, अगर इसका मैग्नीट्यूड तुम कैलकुलेट कर रहे हो बाय प्रोसेस और पता चल रहा है कि इधर आया 1, तब उस केस में इसको हम यूनिट वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। और यूनिट वेक्टर जो होता है उसको इन जनरल ए के ऊपर में इस तरह का कैप से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको भी पढ़े होंगे कि यूनिट वेक्टर हम लोग इन जनरल इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग आई के ऊपर कैप लगाते होंगे, जे के ऊपर कैप कैप लगाते थे, के के ऊपर कैप लगाते थे। इन सब में क्या पता था, इन सभी का जो मैग्नीट्यूड था वो 1 ही था, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देखना, हम लोग जो इन जनरल यूज जो करेंगे जिन वेक्टर्स को के बारे में, आई हो चाहे आई वेक्टर हो गया, ठीक इसी तरह से माइनस आई एक वेक्टर होता था। सिमिलर वे में जे कैप लिखते थे, माइनस जे के ऊपर भी कैप लगाते थे, के ऊपर भी कैप लगाते थे, और माइनस के ऊपर भी कैप लगाते थे। इन सभी का क्या था कि ये जितने भी वेक्टर्स हैं सभी को हम लोग यूनिट वेक्टर एज ए ट्रीट किए हुए थे। रीजन क्या था, सभी का मैग्नीट्यूड जो था वो 1 आया हुआ था। अब इनका डायरेक्शन अगर हम बात करें तो डायरेक्शन देखो आई जे बेसिकली याद रखो, बाकी आगे जैसे जैसे बढ़ते चलेंगे उसमें बताते रहेंगे, ठीक है। हाँ देखना, आई वेक्टर अगर मान लो हम पूरे थ्री डायमेंशनल प्लेन को कुछ इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं या कोऑर्डिनेट सिस्टम में, अगर इसको एक्स मान लेते हैं, इसको वाई एक्सिस एंड इसको जेड एक्सिस मान ले रहे हैं, और ये हमारा ओरिजिन है, तो एक्स के डायरेक्शन में जिस वेक्टर की हम बात करते हैं वो हमारा आई वेक्टर होता है। वाई के डायरेक्शन पे जिस वेक्टर की बात करेंगे वो जे वेक्टर रहेगा, और जेड के डायरेक्शन पे जिस वेक्टर की बात करेंगे वो के वेक्टर रहेगा, ठीक है। तो ये सब एकदम बाय डिफॉल्ट हमेशा यूज करना है, ठीक है। लेकिन इन्हीं सभी केसेस में सबका अगर ऑपोजिट डायरेक्शन पे काम करेंगे तो माइनस आई माइनस जे माइनस के। जैसे अगर हमारे पास आई ऐसे कुछ दिया हुआ है, ठीक है, हम कलर चेंज कर देते हैं फिर। मान लो आई हमारा इस डायरेक्शन पे गया, जस्ट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे अगर हम ऐसे लेके चले तो ये हो जाएगा हमारा माइनस आई। एंड सिमिलर वे में अगर जे को अगर ऑपोजिट जे जो वाई एक्सिस है इसके ऑपोजिट में वर्क कराएंगे इस तरह से, तो यहाँ पर हमको माइनस जे वेक्टर मिलेगा। एंड सिमिलर वे में जेड के ऑपोजिट अगर इधर चलते हैं तो ये जो वेक्टर रहेगा ये हमारा माइनस के वेक्टर रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है, ये चीज ध्यान रखना है।
आगे देखो, फिर उसके बाद इक्वल वेक्टर कब कहा जाएगा? किन्हीं भी दो वेक्टर्स को इक्वल हम कब कहेंगे? एक थोड़ा सा लॉजिक अगर लगाएं तो इक्वल वेक्टर क्या होता है, हो सकता है जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो और ये डायरेक्शन सेम होना चाहिए, बशर्ते को क्या इनिशियल पॉइंट कुछ भी रहे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और उनका डायरेक्शन सेम है तो वो हमेशा इक्वल वेक्टर ही कहलाएंगे। ठीक है। जैसे अगर मान लो एक वेक्टर तुम यहाँ से ये एक वेक्टर बन गया, दूसरा वेक्टर तुम्हारा ये बन गया बी वेक्टर। पता चल रहा है कि ए का जो मैग्नीट्यूड है वही मैग्नीट्यूड हमारे इस बी का भी है, और दोनों का डायरेक्शन बिल्कुल सेम आ गया, तब उस केस में बोलेंगे दोनों के दोनों इक्वल वेक्टर है। हाँ, लेकिन अगर मान लो ऐसे हो जाए, एक वेक्टर का डायरेक्शन इधर चल रहा है, दूसरे वेक्टर का डायरेक्शन इधर चल रहा है, ये बी वेक्टर है ये ए वेक्टर है, तब उस केस में हम ये नहीं कह पाएंगे कि दोनों इक्वल है। रीजन कि दोनों का डायरेक्शन अलग अलग हो गया, एक तुम्हारा अगर लेफ्ट वार्ड चल रहा है तो दूसरा राइट वार्ड हो जाएगा। ठीक है। इसी में जो हम लोग पहले पढ़े थे, जैसे कि ए बी वेक्टर जो हम लिख रहे थे ना, वो बिल्कुल इसी का यूज है। देखना, जब भी हम लोग ए बी वेक्टर लिखा करते थे तो ए बी वेक्टर बेसिकली क्या था? ए से स्टार्ट होकर के बी की ओर जाने वाला वेक्टर था। लेकिन उसी जगह अगर हम बी ए वेक्टर की बात करें तो ये जस्ट ऑपोजिट हुआ करता था, बी से स्टार्ट होकर के ये ए की ओर जाने वाला वेक्टर था। दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम था, ए बी का जो मैग्नीट्यूड है वही मैग्नीट्यूड इस बी ए का भी था। लेकिन प्रॉब्लम ये है था कि इसका डायरेक्शन इधर है, दूसरा का डायरेक्शन इस साइड में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो उस केस में हम दोनों को हम नहीं कहेंगे दोनों इक्वल है। ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट, नेगेटिव ऑफ वेक्टर। किसी भी वेक्टर का नेगेटिव क्या होगा? देखो, नेगेटिव वेक्टर कहने का मतलब क्या हो रहा है ना, कि जो भी वेक्टर दिया गया है बस उसका डायरेक्शन चेंज करेंगे, मैग्नीट्यूड वही रहेगा, उसमें कोई इशू नहीं है, बस उसका डायरेक्शन को हम लोग को चेंज कर देना है। अगर एक वेक्टर इधर चला गया है ए वेक्टर, तो इसका नेगेटिव वेक्टर जस्ट इस डायरेक्शन में चलेगा, माइनस से। ठीक है। और रिप्रेजेंट भी वैसे ही करते हैं, ए बी वेक्टर अगर ए से रिप्रेजेंट करें तो उसका नेगेटिव क्या निकलने वाला है? बी ए वेक्टर, क्योंकि उसी का डायरेक्शन उसके जस्ट ऑपोजिट होता है, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे माइनस ए के हेल्प से। ठीक है। ये जस्ट नोटेशंस है। अगला, जीरो वेक्टर या नॉन वेक्टर। जीरो वेक्टर करने का मतलब क्या होगा? इसके पास मैग्नीट्यूड जो होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए, सॉरी मैग्नीट्यूड जीरो होना चाहिए बोल रहे हैं, मैग्नीट्यूड तो जीरो होगा, उसके अलावा डायरेक्शन की अगर बात करेंगे तो वो क्या है? अच्छा, एक चीज सोचो कि कोई वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड जीरो है तो फिर क्या सिचुएशन क्रिएट हो सकता है? अगर हम कह रहे हैं कि एक वेक्टर मेरा यहां से शुरू हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो ऑब्वियस है ना कि इतना जो लेंथ गया है इसके हिसाब से तो पक्का इसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड बनेगा। लेकिन जब जीरो वेक्टर की बात करते हैं तो उसका कहा जाता है कि उसके पास उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो जीरो हो जाएगा। अगर मैग्नीट्यूड जीरो हो रहा है इसका मतलब यह है कि वो जहां से शुरू हुआ है वहीं पर एग्जैक्टली खत्म भी हुआ है, मतलब उसका इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट जो है वो कॉन्साइड कर गए हैं। अगर कॉन्साइड कर रहे हैं तब उस केस में उसको जीरो वेक्टर कहेंगे। ठीक है। और जीरो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो ऑलवेज जीरो ही होता है, और डायरेक्शन उस केस में हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, मतलब कहाँ पे शुरू हो रहा है कहाँ पे खत्म हो रहा है कुछ नहीं बता पाएंगे। ठीक है। आगे देखो, अगला, कोइनिशियल वेक्टर्स। कोइनिशियल किसको कहा जाएगा? वैसे दो वेक्टर्स जिनका सेम इनिशियल पॉइंट रहेगा तो उनको हम कहेंगे कोइनिशियल वेक्टर्स। जैसे देखो, हमारे पास ओ ए एक वेक्टर था, ओ बी एक वेक्टर था, दोनों का जो इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट है वो बिल्कुल सेम हो रहा है। सिमिलर वे में कोलिनियर वेक्टर्स की अगर बात करें तो कोलिनियर वेक्टर्स कहने का मतलब जो वेक्टर्स हैविंग द सेम पैरेलल सपोर्ट, सेम और पैरेलल सपोर्ट्स, मतलब एक ही, यूं समझो कि एक ही लाइन पर कॉन्साइड कर जाने वाले जो वेक्टर्स हो सकते हैं उनको हम कोलिनियर कहेंगे। ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, ए बी हमारा एक वेक्टर हो गया और इधर से बी सी एक वेक्टर हो गया, दोनों सेम लाइन पे कॉन्साइड कर रहे हैं, या फिर इस तरह से एक वेक्टर ऐसे है जस्ट इसके पैरेलल इस तरह से जा रहा है। ठीक है। सेम और पैरेलल सपोर्ट्स रहेगा तो उस केस में हम कहेंगे कि दोनों वेक्टर्स जो है हमारे कोलिनियर रहेंगे।
आगे इस पे कंडीशंस है कि कोलिनियर होने का क्या कंडीशन होगा, कोप्लानर होने का क्या कंडीशन होगा, ये सारा चीज मिलेगा। नेक्स्ट, लाइक वेक्टर्स क्या होते हैं? कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम डायरेक्शंस, मतलब समझ लो कि इस तरह के दो वेक्टर्स, ए भी एक वेक्टर हो गया, बी सी वेक्टर हो गया, अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तब उस केस में कहेंगे कि दोनों के दोनों लाइक वेक्टर्स हो जाएंगे, लेकिन अगर ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएंगे तब उस केस में अनलाइक वेक्टर्स। ठीक है, मतलब उनका पैरेलल पैरेलल तो होगा, जैसे देखो यहाँ पर पी क्यू एक वेक्टर हो गया और दूसरा एस आर एक वेक्टर हो गया, दोनों के दोनों पैरेलल हैं, मतलब कोलिनियर वेक्टर्स हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि दोनों का डायरेक्शन जो है ऑपोजिट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम लोग बोलेंगे अनलाइक वेक्टर्स। आगे फिर यहां से देखो, फ्री वेक्टर क्या होगा? फ्री वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट स्पेसिफाई ना कर पाए, मतलब रैंडम रहेगा। लोकलाइज्ड वेक्टर, ए वेक्टर पैरल ड्रॉन पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर थ्रू ए स्पेसिफाइड पॉइंट एज ए इनिशियल पॉइंट, मतलब सीधा सा बात है कि अगर उसका इनिशियल पॉइंट स्पेसिफिक कर दिया गया है और वो किसी दूसरे वेक्टर के पैरेलल जा रहा है या उसी से स्टार्ट हो रहा है, तब उस केस में कहेंगे कि वो लोकलाइज्ड हो रहा है। लोकलाइज्ड कहने का मीनिंग ही निकलेगा कि उसका इनिशियल पॉइंट स्पेसिफिक किया हुआ है। ठीक है, अब कोप्लानर कहने का मतलब क्या होगा? कोप्लानर वेक्टर कहने का मतलब एक प्लेन पे रहने वाले जितने भी वेक्टर्स होंगे, जितने वेक्टर्स रहेंगे, सारे वेक्टर्स को हम लोग कोप्लानर वेक्टर्स कहेंगे। मान लो मेरे पास इस तरह का कोई एक प्लेन दिया गया है, इसमें एक वेक्टर ऐसे गया, एक वेक्टर ऐसे गया, एक वेक्टर कुछ ऐसे जा रहा है, तो ये तीनों वे तीन वेक्टर या चार वेक्टर सभी इसी प्लेन पे अगर लाई करते हैं तो उस केस में हम कहेंगे कि ये सारे के सारे कोप्लानर हैं। ठीक है, तो हम लोग को क्या क्या ध्यान रखना है? एक तो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन ध्यान रखना है, दूसरा नंबर यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं, नेक्स्ट क्या बोलते हैं जी, नल वेक्टर क्या चीज होता है, कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं एंड कोप्लानर वेक्टर क्या होते हैं। कोलिनियर हमेशा ध्यान रखना कि एक लाइन पे जाने वाले जो वेक्टर्स होंगे सारे के सारे कोलिनियर रहेंगे। दूसरा, अगर दो वेक्टर्स बिल्कुल पैरेलल हैं तब भी वो कोलिनियर ही कहलाएंगे, बशर्ते भले ही उनका मैग्नीट्यूड कुछ और रहे, कोई दिक्कत नहीं उससे। कोप्लानर की क्या होगा? कोप्लानर हम उसको कहेंगे जो एक ही प्लेन पे लाई करने वाले होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। किसी भी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर कैसे लिखा जाता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, ठीक है, वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान रखना। यहाँ पर हम करके दिखा रहे हैं। मान लो कि मेरे पास इस तरह का ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, एक पॉइंट कहीं पर हम ऐसे लिखे हुए हैं। ठीक है, अगर पूछा जा रहा है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो हम लोग बताएंगे ओरिजिन से इस पॉइंट तक में जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं यही उसका पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब ओ ए लाइन जो है ये उसका पोजीशन वेक्टर रहेगा। ठीक है, जब भी किसी भी पोजीशन वेक्टर की बात करेंगे ध्यान रखना एक दो चीज, कि अगर ए बी वेक्टर लिखा जा रहा है और इसको पोजीशन वेक्टर्स के हेल्प से हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो हमेशा हमको ऐसे लिखना है, पहले टर्मिनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ये चीज हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, आगे हम बताएंगे कि कैसे ये आता भी है। तो ए बी वैक्टर कैन बी रिप्रेजेंट एज ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर, ये हो गया इनिशियल पॉइंट, ये टर्मिनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, और ये बन जाएगा इनिशियल पॉइंट का टर्मिनल वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर। चलो इतना, ये दो चीज को नोट कर लो, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट और ये वाला नोटेशन। देखो नेक्स्ट हम लोग को यहाँ से देखना है ऑपरेशन ऑन वेक्टर्स, वेक्टर्स में कैसे कैसे ऑपरेशंस होते हैं। सबसे पहला जो हम लोग सीखेंगे वेक्टर एडिशन कैसे होता है। ठीक है, दो वेक्टर्स अगर तुमको दिया जा रहा है तो ऐड हम कैसे करेंगे? रेंडमली हमारे पास एक वेक्टर कुछ इस तरह से दिया गया है बी वेक्टर, एक वेक्टर हमारे पास ए वेक्टर है। ठीक है, अब हमको करना क्या है कि
कोई भी एक इनिशियल, कोई भी एक पॉइंट हम ओ चूज करेंगे, और एक सेगमेंट ओ ए ड्रॉ करना है, अनसिमिलर और एंड ए बी ड्रॉ करना है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको जस्ट ज्वाइन करने का काम करेंगे कुछ इस तरह से। देखो हमारे पास ओ ए हमने एक तरह का वेक्टर हमने ड्रॉ कर लिया इस तरह से, लाइक ओ ए वेक्टर हो गया, ठीक है। जहां पे एंड हुआ है दूसरा वेक्टर का स्टार्टिंग जस्ट उसी पॉइंट से करो, ए टू बी इस तरह से, बी वेक्टर, ये हो गया हमारा बी वेक्टर और ये हो गया ए वेक्टर। अब क्या करना है, ओ ए एंड ए बी का जो सम होगा वो बेसिकली ओ बी के हेल्प से रिप्रेजेंट किया जाए, ठीक है। तो इसी वजह से इसको ऐसे लिखा भी जाता है। एंड ए वेक्टर हमारा ये है, बी वेक्टर ये है, और हमारा जो ओ बी वेक्टर बनेगा वो ए प्लस बी बन जाता है। तो इन जनरल जब भी वेक्टर एडिशन की बात होती है, तो अगर दो वेक्टर्स को ज्वाइन कराना है, दो वेक्टर का सम हमको निकालना है और डायग्राम रिप्रेजेंट करना होता है, तो ऑलवेज क्या करते हैं कि जिस जिस वेक्टर से हमको इनिशिएट करना है उसका हमको सबसे पहले एक इनिशियल पॉइंट चूज करना होता है, लाइक ओ यहाँ से स्टार्ट हो गया और इसका टर्मिनल पॉइंट यहाँ पर गया, ठीक है। अब दूसरा जो वेक्टर हम ज्वाइन कराना इसके साथ चार है, तो हमको जस्ट इसके टर्मिनल पॉइंट को ही दूसरे वेक्टर के लिए इनिशियल पॉइंट ट्रीट करना पड़ेगा, मतलब दूसरा जो वेक्टर होगा उसका शुरुआत इसी पॉइंट से होने वाला है, इस तरह से। अब वो जहां भी टर्मिनेट करेगा, टर्मिनेट करने के बाद इसका इनिशियल पॉइंट और इसका टर्मिनल पॉइंट दोनों को जस्ट हम ज्वाइन कराएंगे इस फॉर्म में, ठीक है। तो यही हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट या सम आ जाएगा, ठीक है। सम ऑफ दिस वेक्टर्स, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, और ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस दिस वेक्टर बी, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट ऑफ ए, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। आगे जैसे हम इसको लिखा भी हुआ मिलेगा तुमको कुछ इस तरह से, ए प्लस बी इज बेसिकली नथिंग बट वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी एंड दिस इज इक्वल टू ओ बी। अब इसी में से हम बताते हैं कि पोजीशन वेक्टर की बात कैसे आ रही थी, ठीक है। कि पोजीशन वेक्टर हम लोग कैसे लिख रहे थे, अभी अभी तो हम सिर्फ ये बताएं कि जब भी हमारे पास ए बी वेक्टर दिया हुआ रहेगा तो उसको उसको पोजीशन वेक्टर के हेल्प से हम ऐसे लिखेंगे, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। अब ये होता कैसे है, देखो ये जो डायग्राम दिख रहा है इसी डायग्राम को हम कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। इसका ज्यादातर यूज ही करना है हमको। कैसे यूज करना है, जस्ट देखो हमारे पास जो ए बी जो सम निकला हुआ है वो सम हम कैसे बनाए हैं, ओ ए वेक्टर प्लस दिस ए बी वेक्टर एंड दिस इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर, ठीक है। तो अगर हम ए बी वेक्टर को हम डायरेक्टली लिखें ओ बी माइनस ओ ए इस तरह से, तो यही रिजल्ट सेम आ जाएगा जिसकी हम बात कर रहे थे पोजीशन वेक्टर के लिए, ठीक है। तो ये असल में वेक्टर एडिशन लॉ के हेल्प से ही निकला हुआ है, ठीक है। तो ट्रायंगुलर लॉ क्या बोलता है आगे ये देख लेना। ट्रायंगुलर लॉ का कहना ये होता है कि अगर मेरे पास वेक्टर्स को इस तरह से इस ट्रायंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं कि ओ ए वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करेगा, ए बी वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करेगा, तो उनका जो सम होता है ये थर्ड साइड को रिप्रेजेंट करने वाला होता है। ए बी ओ बी वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और यही हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स होता है, ठीक है। इसके बाद आता है पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ में भी जस्ट इसी तरह से रहेगा, उसमें कुछ चेंजेस होने वाले नहीं है। एक पैरेललोग्राम इस तरह का ओ ए बी सी दिया हुआ रहेगा, ओ ए हमारे पास एक वेक्टर, ए बी एक वेक्टर रहेगा, और ओ बी हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। जस्ट वो ट्रायंगल लॉ का एडवांस पार्ट आ रहा है, ठीक है। एक ट्रायंगल इधर बना हुआ था, दूसरा ट्रायंगल आप ऊपर बना लो। नेक्स्ट देखना है इसका कुछ प्रॉपर्टीज है। वेक्टर एडिशन जो होता है वो ऑलवेज कम्यूटेटिव होता है, मतलब अगर हम चाहें ए प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को हम बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्या बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है।
आगे इसमें देखना। एसोसिएटिव कहने का मतलब क्या है कि हम वेक्टर्स को ऐसे भी लिख सकते हैं ब्रैकेट के हेल्प से। वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी, दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। जैसे नॉर्मल एडिशन होता है ना, वह एसोसिएशन एसोसिएटिव लॉ, सिमिलर वे में यही चीज है। आगे देखोगे, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, इसका मीनिंग क्या होता है इसको ध्यान रखना। कोई एडिटिव आइडेंटिटी कहने का मतलब क्या हो रहा है कि अगर मेरे पास कोई एक वैल्यू एक्स है, इसमें हम क्या चीज ऐड कर दें सो दैट कि हमको एक्स ही मिले। तो जैसे कि यहाँ पर हम जीरो ऐड करेंगे तब जाके हमको एक्स मिलेगा, तो ये जो जीरो है इसी को हम लोग बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है। वेक्टर के केस में क्या हो जाता है कि हमारे पास ए वेक्टर ऑलरेडी गिवन रहता है, अब उसमें अगर हम जीरो वेक्टर को ऐड करेंगे तभी जा करके हमको ये वेक्टर फिर से मिल जाएगा, चाहे लेफ्ट साइड से तुम ऐड करो या फिर राइट साइड से ऐड करो, उससे कोई इशू होने वाला नहीं है। एडिटिव आइडेंटिटी किसी भी वेक्टर का जीरो वेक्टर ही रहता है। ठीक है। अगला आता है इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इसमें क्या होता है कि एक वेक्टर हमारे पास दिया हुआ रहेगा, इसको हम किसी दूसरे वेक्टर के साथ ऐसे ऐड करें सो दैट कि इधर हमको फाइनल आउटपुट जीरो वेक्टर मिले, तो इसका इनवर्स हमारा ये हो जाएगा। ठीक है। अगर कोई वेक्टर सपोज दैट तुमको दिया जाता है, एक्स वेक्टर दिया जा रहा है, इसका हम बोल रहे हैं एडिटिव इनवर्स क्या होगा, सिर्फ हम इसका एडिटिव इनवर्स में कुछ नहीं करना है, माइनस साइन लगा करके इस तरह से छोड़ देंगे, ये हमारा एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच का डिफरेंस क्या है, वो रिप्रेजेंट इसी तरह से करेंगे। ए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी अगर लिखा हुआ मिल रहा है तो बेसिकली कुछ नहीं है, वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर ऐसे लिखा हुआ है। माना बी वेक्टर का जो नेगेटिव वेक्टर होगा बस उसको लेकर के इस तरह से रिप्रेजेंट कर देना होता है। तो इनका ज्यादातर वैसे खास तो यूज नहीं है, हम लोग को सिर्फ और सिर्फ स्केलर एंड डॉट प्रोडक्ट जो सीखना है वही देखना होता है इसमें, कुछ कुछ चीज। हम्म। ये देखो जो हम बोल रहे थे कि ए बी वेक्टर लिखने का मतलब क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, एंड बी ए वेक्टर लिख रहे हैं तो वही चीज हो रहा है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। ठीक है। अगला जो ऑपरेशन आएगा वो हमारा होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहने का मतलब कोई स्केलर वैल्यू उसमें मल्टीप्लाई कर दिया गया है। जैसे एक वेक्टर हमारे पास कुछ ए दिया हुआ था और के कोई दूसरा स्केलर क्वांटिटी दे रहे हैं, तो के इंटू वेक्टर ए, ये कुछ नया वेक्टर बनने वाला है। ठीक है। ये दूसरा रहेगा। अब ध्यान रखना कि इसका डायरेक्शन जो है वो चेंज हो सकता है। रीजन कि के अगर हमारा पॉजिटिव है तब तो जो डायरेक्शन हमारे ए का है उसी डायरेक्शन पे रन करेगा, लेकिन अगर के का वैल्यू नेगेटिव हो गया, लेस देन जीरो हो गया, तो फिर वेक्टर ए का डायरेक्शन जस्ट जिधर, अगर वेक्टर ए इधर जा रहा है तो के इंटू वेक्टर ए का डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, 5 ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, 5 टाइम्स ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए एंड डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ ए। मतलब ए का डायरेक्शन जिधर है, 5 जैसे ही तुम इसमें मल्टीप्लाई किए उसका डायरेक्शन सेम उसी डायरेक्शन पे चला, उसी साइड चला गया। लेकिन अगर इसी ए वेक्टर के साथ अगर हम मान लो -5 मल्टीप्लाई कर देते, तो इस ए का अगर डायरेक्शन इधर था तो 5 ए करने पर इसका डायरेक्शन ऑपोजिट चला जाता है। 5 गुना उसका साइज जरूर बढ़ेगा लेकिन उसका डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट हो जाएगा। कोई भी स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर का जो साइज होता है या तो वो छोटा होगा या फिर बड़ा हो जाए। ठीक है। ये सब ध्यान रखना है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट आएगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। कोई भी वेक्टर हम रिप्रेजेंट अगर करते हैं तो उसको कंपोनेंट वाइज कैसे लिखेंगे। अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस ये अलोंग
किसी भी तरह से किसी पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए, उसी को हम लोग को बेसिकली देखना होता है। मान लो कि मेरे पास इस तरह का थ्री डायमेंशनल हम एक स्पेस बना रहे हैं कुछ इस तरह से। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया, ठीक है। और ये हमारा ओरिजिन है। मान लेते हैं कि हवा में कहीं पर पॉइंट पी रखा हुआ है, एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट कैसे लिया हुआ है ध्यान रखना। अच्छा आगे पीछे हो गया, कोऑर्डिनेट को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। इसको वाई ले लो और इसको जेड ले लो, ठीक है। तो होगा क्या कि ये जो पॉइंट है, ये बेसिकली सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है ये चीज को समझना होता है। पहले एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को हम एक्स वाई प्लेन पे पहले तो मिलाते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारा एक्स पॉइंट हो गया और ये सपोज दैट वाई पॉइंट हो गया। तो इनको अगर इस तरह से ज्वाइन करेंगे, तो जैसे टू टू डायमेंशनल प्लेन पे हम ज्वाइन करते हैं, तो ये कोऑर्डिनेट हमारा मिल जाएगा एक्स कॉमा वाई, ठीक है। अब नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या बोला गया है, जेड। तो जेड जितना लेंथ होगा जस्ट उसी इसी जेड एक्सिस के पैरेलल हम एक ड्रॉ करते हैं इस तरह से। और सपोज दैट ये वाला पॉइंट जो है हमारा पी बन जाएगा। हम थोड़ा सा इधर कर देते हैं इसको, ठीक है। मान लेते हैं पी पॉइंट हमारा यहाँ है, एक्स वाई एंड जेड। तो कभी भी किसी पॉइंट को अगर थ्री डी पे रिप्रेजेंट करना है तो इसी तरह से पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे उसके इंटरसेप्ट को चेक कर लो कि कहाँ कहाँ पर कोऑर्डिनेट्स हैं। और एक्स वाई प्लेन पे पहला कोऑर्डिनेट निकालो एक्स वाई वाला, ठीक है। फिर उस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो कि जेड एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। और लेंथ जो है उतना ही रहेगा जितना कि जेड पे बताया गया है। अगर 3 यूनिट जेड कोऑर्डिनेट पे डाला गया तो 3 ही यूनिट लेंथ लेना है, ठीक है। अब बात हो गया कि ये जो पी पॉइंट हवा में लिखा दिया गया है, इसको हम वेक्टर के हेल्प से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो वेक्टर अगर जब भी बना रहे हैं तो ऑरिजिन से इस पी पॉइंट को ज्वाइन कराना है, और इसी वेक्टर को हम लोग बोलते हैं आर वेक्टर। एंड दिस आर वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस फॉर्म, एक्स, ये आई वेक्टर लिख कैसे रहे हैं, आर वेक्टर दिस इज इक्वल टू एक्स आई कैप, वाई जे कैप एंड जेड के कैप, ठीक है। यहाँ जो एक्स वाई और जेड है बेसिकली वो एक्सिस के डायरेक्शन को बता रहे हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस का डायरेक्शन आई रिप्रेजेंट करेगा, आई जे के आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। और कोई भी पॉइंट जब पोजीशन वेक्टर उसका रिप्रेजेंट करेंगे थ्री डी पे तो इसी तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो एक्स ये जो एक्स वाई जेड होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं स्केलर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर आर। एंड एक्स आई वाई जे एंड जेड के को बोला जाता है वेक्टर कंपोनेंट ऑफ दिस आर, ठीक है। एंड अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस आर इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स इंटू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। हम इसको दूसरे सीट पे हम बना के दिखा रहे हैं। जैसे देखो, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। मान लेते हैं यहाँ पर हमारा कोई पॉइंट एक्स कॉमा जीरो है, यहाँ पर हमारा कोई पॉइंट जीरो कॉमा वाई आ गया। तो सबसे पहले यहाँ से इस तरह से हम लोग ज्वाइन करेंगे, पॉइंट्स हम लोग को ड्रॉ करना ही पड़ता है जैसे एक्स वाई प्लेन पे बना रहे थे। ये पॉइंट हो जाएगा एक्स कॉमा वाई। अब ठीक इसके यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो कि हमारा जेड पॉइंट तक आ जाएगा इस तरह से। ये हो गया पी एक्स वाई जेड। अब जब इस पॉइंट का हमको पोजीशन वेक्टर बताना है थ्री डी पे, तो हम लोगों को कुछ नहीं करना है, ओरिजिन से एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे। मतलब कर्व हो जा रहा है, ये हो गया वेक्टर।
ठीक है। तो वेक्टर आर जब 3D पे रिप्रेजेंट किया जाता है तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है। लेकिन अगर इसको ये चीज ध्यान रखना कि ये 3D पर हो रहा है, 3 डायमेंशनल प्लेन पे। लेकिन अगर 2 डायमेंशनल प्लेन पे बात करेंगे, क्या चीज? कॉपी देना गरीब को, ग्रीन वाला। देखो, नेक्स्ट जो अगर 2 डायमेंशनल प्लेन पे इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 2D पर क्या होगा, जेड एक्सिस तो रहता नहीं है। 2D पे ध्यान रखो कि इस तरह से कुछ लिखा जाएगा। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो ही एक्सिस उसमें रहते हैं, एक तो वाई एक्सिस और दूसरा एक्स एक्सिस। अगर यहाँ कोई पॉइंट पी दिया हुआ है एक्स कॉमा वाई, तो ये पॉइंट हमारा एक्स कोऑर्डिनेट एक्स पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, ये वाई हो गया। ठीक है, इस तरह से। और अगर इस पी पॉइंट का हमको पोजीशन वेक्टर दिखाना था तो हम लोग कुछ इस तरह से दिखा देते हैं, और इसको भी आर से ही रिप्रेजेंट करेंगे। दिस आर इज रिप्रेजेंटेड एज एक्स आई प्लस वाई जे। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसका यूज हम 2 डायमेंशनल के केस में करेंगे, और इस वाले पार्ट का इस्तेमाल हमको 3D पे करना है। ठीक है। अब उसी में कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो एक्स वाई जेड आर द स्केलर कंपोनेंट। लेकिन अगर आई जे के उसके साथ मल्टीप्लाई करके दिया गया है तो समझ जाना कि वो वेक्टर कंपोनेंट है। ठीक है। अब जैसे अगर मान लो हम तुमको लिख के दे रहे हैं, आर इज इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस 5k, ऐसे कुछ लिख के दिया गया है। ठीक है। हमको बोला जाएगा कि इसका स्केलर कंपोनेंट क्या क्या आ रहा है, तो हम सिंपली बोलेंगे 3 to 5। ठीक है। वेक्टर कंपोनेंट की बात करेंगे तो 3i 2j एंड 5k हो जाएगा। ठीक है। एंड अगर इसमें बोला जा रहा है मैग्नीट्यूड कितना आएगा, तो मैग्नीट्यूड जो है वो कुछ नहीं करना है आर वेक्टर का। जो भी स्केलर कंपोनेंट आ रहा है बस उसका होल स्क्वायर करके सम करो। 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर। यहां से कितना आ जाएगा, 9 + 4 + 25। दिस इज इक्वल टू 9 + 29 एंड हेंस 9 9 8 38। इस तरह से आ जाएगा। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, मैग्नीट्यूड जब भी निकालना है तो हम लोगों को इसी फॉर्म में निकालना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। 2D पे रहेगा तब भी ऐसे ही बनेगा, 3D पे रहेगा तब भी इसी तरह का काम करना है। आगे देखो, डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन रेशियो में क्या होगा कि अगर कोई वेक्टर कुछ इस तरह से तुमको दिया जाता है, ठीक है, आर वेक्टर हम कुछ इस तरह से सपोज दैट ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि जो नंबर ए बी सी आ रहे हैं इनको हम बोलेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ आर। लेकिन अगर कोसाइन लिखना है तो फिर हम लोगों को ये लिखना है इनके हेल्प से, ए डिवाइडेड बाय मॉडुलस वैल्यू ऑफ आर, बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर, सी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर। ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इस फॉर्म। आगे हम लोग जब स्ट्रेट लाइन्स इसमें पढ़ेंगे उसमें और ये सारा चीज हम फिर से यूज करेंगे। ठीक है। तो अभी फिलहाल तुम लोगों को सिर्फ ध्यान रखना है कि डायरेक्शन रेशियो किसी भी वेक्टर का ये कोऑर्डिनेट्स होता है, और जब कोसाइन की बात करेंगे तो हम लोगों को ये चीज को ये यूज करना है, ए डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। और डायरेक्शन कोसाइन हमेशा 3 निकलेगा ही। इसमें एक प्रॉपर्टी भी यूज होता है कि अगर तीनों डायरेक्शन कोसाइंस का स्क्वायर कर दो और ऐड कर दें तो उस केस में 1 आएगा। इसमें कहीं कहीं पर तुमको कुछ कुछ बुक्स में ऐसे भी रिप्रेजेंट करके मिलेगा। हम्म, पहला वाला को एल, दूसरे वाले को एम एंड तीसरे वाले को एन के हेल्प से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। और जैसे ही एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर करोगे तो सिंपली 1 आएगा। इसको तुम लोग सॉल्व करके भी देख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट, रिमार्क्स में भी देखना है, ये आगे फिर बताएंगे एक बार, लेकिन अभी फिलहाल रिमार्क्स में आ गया तो कर ही लो। ए हमारे पास कोई पॉइंट दिया गया है x1 y1 z1, बी हमारे पास x2 y2 z2 दिया गया है स्पेस में। मान लो हवा में ऐसे लटक रहा है कुछ भी, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट हमारा बी है। अब बोला जाएगा कि ए टू बी में हमने वेक्टर तैयार कर दिया, अब इसका डायरेक्शन रेशियो निकालना है।
वो क्या होगा? तो डायरेक्शन रेशियो कुछ नहीं होगा, कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस। ध्यान रखना कि कोऑर्डिनेट का डिफरेंस वन वे में ही लेना है। अगर x1 माइनस x2 कर रहे हैं तो सभी में वैसे ही रहेगा, 1 - 2। और अगर 2 - 1 करेंगे तो 2 - 1 ही लेना है। ऐसा नहीं कि एक में x1, एक में हम लिख रहे हैं x1 - x2 कर दिए और दूसरे वाले के लिए यूज कर दिए हैं y2 - y1। तो ये गलत हो जाएगा, इस केस में वो उसका कोई मतलब मीनिंग ही नहीं निकलता है। हम लोगों को पूरा फॉर्मेट बिल्कुल सेम रखना है। अगर हम एक बार x2 - x1 यूज किए हैं तो अगली बार में भी y2 - y1 एंड थर्ड में भी z2 - z1 ही यूज करना है। और अगर x1 - x2 यूज कर रहे हैं तो y1 - y2 ही यूज करना है और z1 - z2 ही यूज करना है। ठीक है। तो इन जनरल हम लोग जो यूज करेंगे सेकंड माइनस फर्स्ट ही यूज करेंगे। ठीक है। अब जब कोसाइन्स लिखना है तो कोसाइन में कुछ नहीं होगा, जो जो भी हमारे पास डायरेक्शन रेशियो रहता है डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड वैल्यू ऑफ दिस ए बी। तो ए बी का जो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो ये चीज को ध्यान रखना है। चलो।